भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अगर इसे बचाना है तो केवल राजभवन घेरने से काम नहीं चलेगा। भारत की राजनीति जिस कदर से अपने स्वभाव के अनुसार शहरों को मोड़ते हुए चल रही है, या कहें तो अलग अलग राज्यों में राजनीति का और सरकारों का यूं गिरना लोकतंत्र को खतरे में डालना है। इस कोरोना काल में भी अगर आप सरकार मिटाते हैं फिर बनाते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना भारत में आया ही था, तब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, शिवराज सरकार बनी। कितने विधायक बिके, कितने में बिके, यह कोई मालूम नहीं। और इस समय हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं है, पर्याप्त हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आज इस समय यदि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की बात करें तो अभी ऑनलाइन कहीं क्लासें नहीं लगे, सरकारी स्कूलों में उतने कमरे ही नहीं है, प्रोजेक्टर भी नहीं है। तो आप जब इन क्षेत्रों में खर्च नहीं करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त में अपनी सरकार बनाने में खर्च करते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा बजट की आती है, स्वास्थ्य बजट की बात आती है, तब अपने हाथ खड़े कर देती है सरकारें। तो यह कहां तक सही। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जो विधायक गए हैं वह कितने में बिक रहे हैं, और कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार गिनाने के लिए वह तैयार है। और जो विपक्ष है वही भी सरकार के विधायकों को अपने में शामिल करने के लिए और अपनी पार्टी बनाने के लिए तैयार है। तो यह लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, इससे राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है। वह तो वोट लेकर खुद बन गए। अब हमें क्या करना है, देश को कैसे चलाना है, हमें कहाँ जाना है, किस पार्टी में कब तक रहना है, और अपना राजनीतिक स्वार्थ हमें कब तक सिद्ध करना है। आप जनता के ही टैक्स पेयर से इतनी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, और गरीब मजदूरों के लिए उनको अतिक्रमण में हटाने, उनको जहर पीने पर मजबूर करते हैं। क्या शासन का अतिक्रमण करना उचित है? पर उनके लिए पहले घर मुहैया कराना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। गुनाह का मामला देख लें आप, छोटे बच्चों को जहर पीने पर मजबूर किया, क्यों? अतिक्रमण तो होना ही था, पर क्या उनको घर मुहैया नहीं करा सकते थे? यह लोकतंत्र में तानाशाही शासन है। इससे पहले यदि हम 2014 से 2019 तक की बात करें तो कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, तो इसके आंकड़े बताते हैं, ऑफिशियल आंकड़े उनकी वेबसाइट पे हैं गवर्नमेंट की। तो सबसे ज्यादा चुनाव पर पैसा खर्च किया गया है। आप हमें बता दें कौन सी इतने समय में 14 से लेकर 19 तक कौन सी इतना बड़ा मेडिकल क्षेत्र फील्ड में कोई हॉस्पिटल खड़ी हुई या कोई यूनिवर्सिटी बनाई? क्या बना है 2014 से 19 तक? सब पहले के ही बने हुए हैं। तो इतना पैसा कहां पर खर्च किया? अपनी ही राजनीतिक सुख सुविधाओं में, विधायकों को खरीदने में, पॉलिटिकल रैलियों में, कहां पर इतना पैसा जाता है। लेकिन जब बजट की बात आती है तो बजट एक ना के बराबर दे दिया जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम ग्रामीण भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत आपके रहते या मेरे रहते विश्वगुरु हो पाएगा। विश्वगुरु की परिभाषा देने वाले उसके अनुसार राजनीति कर कहाँ रहे हैं। राजनीति अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही कर रहे हैं, जबकि राजनेताओं को जनता के अनुसार, जनता क्या चाहती है, हमारे लिए राष्ट्र का विकास किस स्तर तक करना है, किस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और अधिकतर अपने ही राष्ट्र के अपने ही लोगों को नौकरी देना है। क्योंकि वर्तमान समय में जितना पढ़ाई में खर्चा आता है हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, हम मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें या अलग अलग फील्ड की बात करें, तो जितना पैसा पढ़ाई में खर्च होता है उतना पैकेज हमारे लिए अपने भारत में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि भारत के टैलेंटेड लोग बाहर क्यों जाते हैं। क्योंकि यदि उसने इतना पैसा खर्च किया है तो वह विदेश नहीं जाएगा तो साहब आपके यहाँ 2 रुपए में तो नौकरी करेगा नहीं। तो हम क्या चाहते हैं? राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, भारत को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन कब विकसित होगा? भारत तभी विकसित होगा जब भारत की राजनीति निजी स्वार्थ से हटकर राष्ट्र के विकास में, जनता के विकास में, ग्रामीण विकास में, कृषि विकास में काम करेगी। तभी भारत विकसित हो पाएगा और हम विश्वगुरु की कल्पना कर सकते हैं। आप कहते हैं विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? हम तो बिल्कुल नहीं मानते। आपके पास क्या प्लान है विश्वगुरु बनाने का? आपकी पुरानी नीतियों को देखें या भविष्य के प्लान को देखें तो पुरानी नीतियों में कुछ ऐसा किया नहीं है और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि आप विश्वगुरु बना सकते हैं? आप इस कोरोना काल में भी जब विधायकों को खरीद रहे हैं और यहाँ जनता मर रही है, लोग पैदल घर पहुंचे हैं और कमा लिया है ट्रेनों से आपने 435 करोड़ रुपए। पहले चलती थी 13,000 से ज्यादा ट्रेनें, अभी चली है 400 ट्रेनें, लेकिन मुनाफा उससे 4 गुना ज्यादा कमा लिया। तो यह आपकी मानवता को शर्मसार करने वाली जो नीति है उसको बंद करें, तब
भारत को हम विश्व गुरु बनाने या भारत को विकसित करने की योजना बनाएंगे। आप पूरा पैसा विधायकों को खरीदने में, राजनीतिक रैलियों में, अभी कोरोना काल चल रहा है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो अपना एजेंडा बिहार में स्थापित करने के लिए अलग अलग रैलियों के पोस्टर बन चुके हैं। वहां पर नेताओं की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बिहार में कोरोना के आंकड़ा नहीं दर्शा रहे हैं। नीतीश सरकार क्यों नहीं दर्शा रही है? क्योंकि वहां की जनता को लगे कि हमारे राज्य में कोरोना काल नहीं है, या कहें तो कम है, या था तो अब सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। जब आंकड़े ही नहीं देंगे तो जनता तो भ्रमित होगी ही। लेकिन वर्तमान समय में आंकड़ों को अलग अलग तरीकों से पेश किया जा रहा है और देख भी लेते हैं, तो नीतीश सरकार का यह प्लान तो खराब हो गया। अब वह चाहते हैं कि अभी चुनाव, इसी साल यदि चुनाव हो जाते हैं तो सरकार हमारी ही आ जाएगी, क्योंकि पास पैसा हमारे पास है। हमारे पास अभी जो सरकार गिर रही है, मध्य प्रदेश में बन गई है, तो बीजेपी पर मतलब ये जनता ज्यादा विश्वास जता रही है। अब कहें कैसे विश्वास जता रही है? अब विश्वास का ऐसा मान ले, यदि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं तो जनता तो वैसे ही चाहती है कि जब विधायक उसमें आ रहे हैं तो शायद बीजेपी पार्टी अच्छी होगी। पार्टी कोई गलत नहीं है, चाहिए हो, पर नेताओं की नीति गलत है। पार्टी में नेता गलत है, पार्टी गलत है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनकी नीतियां गलत होती हैं। यदि आप हमें ये कहूं कि यदि शीर्ष शासन पर बैठा उच्च नेता भ्रष्ट है या करप्ट है, तो ऐसा नहीं है। हमें पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर तक की नीतियों में जो चैन है उसमें सुधार लाना होगा। उसमें कैसे सुधार लाएंगे? सुधार हम तभी लाएंगे जब उसके अधीन, उसके योग्य हम कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ नेता को वहां बिठाएंगे और उसके आधार पर ही हम प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। कानून व्यवस्था की बात करें, जैसे यदि हम बात करें लोकल क्षेत्रों की, तो वहां पर आप अच्छे अधिकारी पदस्थ करते हैं तो वहां पर करप्शन नहीं होगा, पर एक सीमित दायरे में रहकर होगा, क्राइम कम होगा। तो आप, अब ऐसा तो है कि आपने अच्छे अच्छे अधिकारियों को ऑफिस में बिठा कर रखा है, अपने सचिव बना कर रखा है, किसी को कोई मंत्रालय दे दिया। जब उनको फील्ड में काम करना है, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता उनको सराह रही है, जनता उनको चाहती है कि आप हमसे हमारे क्षेत्र में आकर काम करें, आप फील्ड में आकर काम करें, जनता आपसे प्रोत्साहित होती है। यदि आप काम करते हैं तो जनता आपसे प्रोत्साहित होगी, खुद राष्ट्र के हित में काम करना चाहती है। लेकिन नहीं, सरकार को तो ऐसा मंजूर नहीं है। उसकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएंगी, उसका राजनीतिक स्वाद सिद्ध नहीं होगा। तो हम कैसे मान सकते हैं कि वास्तव में इस राजनीति के चलते हम भारत को विकसित कर पाएंगे या हमारे देखते भारत विकसित हो पाएगा? विश्व गुरु बनाने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, ऐसी राजनीति में भारत कभी नहीं हो पाएगा। आप तो केवल विकसित का प्लान बनाए। इसको आज कोरोना काल है, माना आज कोरोना काल है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। आप कब से सरकार में हैं? आपने 2020 का प्लान बनाया था कि हम विकसित हो जाएंगे, इसके बाद मान चलो कोरोना आ गया, देश 10 या 15 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन पैसे खर्च करने में तो कोई कमी नहीं आ रही है। राजनेताओं की सुख सुविधाओं में क्या कमी आई? क्या वो साइकिल से चलने लगे? क्या वह लंबी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए? क्या वह महिलाओं से छोटी कुटिया में रहने लगे? क्या उनकी पेमेंट कम कर दी गई? क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। उनको तो बराबर सैलरी मिल रही है। लेकिन आप कहते हो कि मकान मालिक किराया ना ले, आप कहते हैं कि मकान मालिक किराया कम ले या बिल्कुल भी ना ले, या आप शिक्षकों की सैलरी नहीं दे रहे हैं या डॉक्टरों की सैलरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन विधायकों को बराबर ऐशो आराम की सुविधाएं मिल रही हैं, घूमने के लिए, फिरने के लिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। घर में बैठे हैं, ट्विटर के माध्यम से केवल राजनीति कर रहे हैं, सरकार को उठापटक और ये सब करने में लगे हुए हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे। कैसे संभव है? अगर आज जनता सड़क पर नहीं आएगी तो लोकतंत्र खतरे में है। वोट का कोई मतलब नहीं है। वोट को नोट से खरीदना या वोट को नोट में तब्दील करने की राजनीति अब चालू हो चुकी है। साम से नहीं, दाम से नहीं तो दंड से हथियार लेते हैं राजनीति। राज्य में जो सरकारें गिर रही वही तो है, साम दाम दंड भेद। आप किस प्रकार से हम में शामिल होंगे, हम वह राजनीति अपनाएंगे। हर हथकंडे से आपको हमारे में शामिल करेंगे, सरकार को गिराएंगे, जनादेश को बेचेंगे। लोकतंत्र को खतरे में डालने की यह नई नीति भारत में लागू हुई है। भारत में इन राज्यों की सरकार गिरने से पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल हो रही है कि जब केवल राष्ट्र, अभी कोरोना काल में जहां पूरा विश्व और देश अपने राष्ट्र को इस महामारी से उभारने में लगा हुआ है, वहीं सरकार को गिराना और खुद को अपने अलग सरकार बनाकर खुद की राजनीति स्थापित करना, निजी स्वार्थ को सिद्ध करना, यह लोकतंत्र को बेचने के बराबर है। अब आप कहते हैं कि हम तो, हमारे पास संवैधानिक पद है, हम संविधान की रक्षा के लिए काम करें। तो संविधान तो कुछ है ही नहीं। कौन मानता है संविधान को? संविधान केवल कागज में बंद लिफाफे में एक रखी हुई किताब है
जो शपथ के समय उसकी 2 लकीरों को या 2 लाइनों को दोहराया दिया जाता है। फिर उसके बाद नेता कब जिक्र करते हैं, या कभी रैलियों में सुनाई दिया, या कभी उन्होंने मानवता के नाते ऐसा कोई काम किया जो संविधान के लिए हम गर्व कर सके कि नहीं ये संविधान के अनुरूप है? ऐसा कोई काम तो नहीं किया। सारे क्रिमिनल भरे पड़े हैं, सारे अपराधी हैं और वही कानून बनाते हैं। तो हम कैसे कहें कि राष्ट्र के हित में कानून बना रहे हैं? या कानून तो बना दिया पर पालन कितना हो रहा है? योजनाओं की बात करें तो हजारों योजनाएं बना के रख दी हैं, कागज में तब्दील हो गई हैं, इम्प्लीमेंट को आधे से ज्यादा इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। अब योजनाएं तो बना दी, ऐड बराबर आ रहे हैं, रोज 15 दिन तक अखबारों में ऐड आ रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, ये योजना, फलाना योजना, ठिकाना योजना, लेकिन जनता तक कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं, कितना को जनता का लाभ मिल रहा है, यह कौन बताएगा? इसके बाद हम बात करें क्राइम की। क्राइम में कितनी SIT कमेटी होती है, पुराने अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त करने के बाद उनको सैलरी अलग से दी जाती है और वह 400 पेज की रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन उस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं होता। सारी रिपोर्टों को अलमारी में धर दिया जाता है, उन पर धूल लग जाती है, पैसा पूरा इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। तब तक वह फ्री घूमता रहता है, जेल जाता है, वापस आता है। मालूम है कानून लचीला है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते 10 साल हो जाते, 20 साल होते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो क्या मतलब है इनका? यदि अब विकास दुबे की लगे तो SIT कमेटी गठित हो गई, ये हुआ। अभी विक्रम जोशी की जो हत्या हुई थी उसमें SIT कमेटी गठित, कई SIT कमेटी, ये आज की बात थोड़ी ना, बरसों से चली जा रही है SIT कमेटी गठित होना। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब SIT कमेटी जो रिपोर्ट देती है उसके अनुरूप काम हो। किसी भी SIT कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, हमें बता दे कितने पन्नों को खोला है, उसके अनुसार कितने पन्नों में लिखे हुए शब्दों को दोहराकर उस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं, केवल पैसों को खर्च करने की जरूरत होती है, केवल दिखावा। वर्तमान समय में राजनीति में केवल दिखावा हो रहा है कि हमें ये करना है, हमें वो किया है, हमने ये किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यदि ऐसा होता तो आज राष्ट्र से कहां होता।